ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कितों आई थी, की सिलसिला है? मैं एक हुकूमत के खिलाफ या किसी पावरफुल बिजनेस ग्रुप के खिलाफ या किसी पावरफुल माफिया के खिलाफ मैं सच बोलना चाहता हूं जो ताकत से मुझे रोकते हैं। इसके खिलाफ गारंटी स्टेट करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच देकर। इलॉन मस्क जो है वो फेक न्यूज को फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देता है। वो कहता है कि ये इंग्लैंड जो है ये एक पुराने दौर में जा रहा है। दिन में ये 26 दफा मार्शल लगवाते हैं, 26 दफा वज़ीर आज़म अगवा कराते हैं, 26 दफा ये लोगों की तलाक़ें करवाते हैं, खलाजत फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। और ये करने वाला सारा तबका वो है जिनको एक व्यूज चाहिए, किसी भी कीमत पे डॉलर चाहिए, किसी भी कीमत। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया पे झूठ, फसाद, प्रोपेगेंडा, जुर्म, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे लेजिस्लेशंस पूरी दुनिया में आके इसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। वहां पे गवर्नमेंट ने एक जगह दी हुई है, आपको इजाजत है, वहां जाइए, जिसने जो बकवास करनी है वो कर रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ स्पीच ये इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, आज एक बहुत अहम मौजू पे हम बात करने वाले हैं, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके क्या मुहरकात हैं, ये कहाँ से आया और कहाँ तक पहुँचेगा, और कहाँ कहाँ तक इसके जो है वो तबाहकारियाँ पहुँचेंगी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए हमें ख़ास तौर पे हमने बुलाया है, ज़हमत दी है अनीक नाजी साहब को। सर, आपका बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपका और आपके वालिद साहब की लेगेसी का, और आपने बहुत भुगता है, आपकी फैमिली में बहुत भुगता है इस फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली चीज़ को, क्योंकि आपके वालिद साहब वन ऑफ द वेरी फ्यू जो नज़रियाती सहाफ़त को लेके चल रहे थे। बाकी तो ज़रूरी सहाफ़त रहेगी ना, बाकी नज़रियाती सहाफ़त को लेके चल रहे थे। तो मुझे कुछ बताइए सर, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कितों आई थी, की सिलसिला है? असल में देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक तो मिसअंडरस्टूड पहले से ही थे, ऊपर से पूरी दुनिया में जो तब्दीली आई सोशल मीडिया के बाद, उसके बाद वो जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की टर्म्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो दुनिया का बनी और जिन खतूत पे इस्तवार हुई और जिस तरह के तालीमी निज़ाम बने और जिस तरह के आप कहिए कि प्रोडक्शन का एक वो बना पूरी दुनिया में, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन का जो एक आप समझिए सोर्स बना, इकोनॉमी का रास्ता बना। ये जितनी भी टर्म्स हैं, मिसाल के तौर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, ये उस दौर की आप कहिए कि जबर के आगे खड़े होने की जो तसल्लुत था सल्तनतों का और बादशाहतों का और इंसानी हकूक और इंसानी आज़ादियों की जब लड़ाइयाँ दुनिया में शुरू हुई तो मुख्तलिफ टर्म्स कॉइन होना शुरू हो गई, ये भी एक उनमें से थी। अच्छा। लेकिन अब जो आज की दुनिया है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को यानी रीडिफाइन भी करने की ज़रूरत है, और ये पूरी दुनिया में हो रही है, और इसको यानी री इमेजिन करने की जरूरत है इनफैक्ट पूरी दुनिया के उस कल्चर को जिसका ताल्लुक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के से था। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच उस मुआशरे का मसला है जहां पे हम इसका एक आम मफहूम ये है कि मैं एक हुकूमत के खिलाफ या किसी पावरफुल बिजनेस ग्रुप के खिलाफ या किसी पावरफुल माफिया के खिलाफ मैं सच बोलना चाहता हूं जो ताकत से मुझे रोकते हैं। इसके खिलाफ गारंटी स्टेट करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच देकर कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ज़ाहिर है ये नहीं है कि आप जिसका जो जी चाहे जिस पर इल्ज़ाम लगा दें। ये वो टर्म्स हैं जिस पर कंसेंसस था पूरी दुनिया में कि खबर क्या होती है, क्या नहीं होती। इसके हकायक पर तो कोई बहस नहीं थी ना, एंगलिंग पर हमेशा बात होती थी, हकायक पर बहस नहीं होती थी। आज हमें एक ऐसी दुनिया में ऐसी सूरत हाल का सामना है जहां सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स लेके जो फॉर्मर ट्विटर था, उनके जो ओनर हैं इलॉन मस्क न सिर्फ ये कि वो उन्होंने आते साथ ही जो पहला काम किया वो ये किया कि फॉर्मर ट्विटर इंतजामिया ने जिन तमाम अकाउंट्स को झूठा प्रोपेगेंडा और झूठे हकायक शेयर करने के बाद, प्रूफ मिलने के बाद, साबित होने, इंक्वायरी के बाद जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया था, जिनको बैन कर दिया था, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, एंड इंक्लूडिंग दूसरा जो बहुत मशहूर है वो टॉमी रॉबिन्सन का है, जिसने इंग्लैंड में जो ये फसाद अभी हमने देखे हैं, ये टॉमी रॉबिन्सन के फेक खबरें, झूठी खबरें और झूठे जो वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है। और वो आदमी जो है वो इस वक्त भी बर्तानिया में 18 महीने की जेल काट रहा है झूठी खबर की इशाअत पर, झूठी खबर देने पर। लेकिन इलॉन मस्क जो है वो फेक न्यूज को फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देता है।
उसने वो तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए जो झूठ पर सस्पेंड हुए थे। और वो बरतानिया में जितनी भी यानी आप कहें फसाद और झूठी खबरों के खिलाफ जो क्रैकडाउन आया, इलॉन मस्क ऑन द रिकॉर्ड वो इंग्लैंड की हुकूमत को स्टालिन की हुकूमत कहता है। वो कहता है कि ये इंग्लैंड जो है ये एक पुराने दौर में जा रहा है। यानी झूठी खबर और झूठी खबर पे यानी चोरी और फिर सीनाजोरी। अब इसको वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता है और उसका कहना, अब ये इलॉन मस्क तो मैंने आपको मिसाल दी है ना कि अगर वो ये कर रहा है तो बाकी सारी दुनिया में हमारे यहाँ आप आ जाइए। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ जो हो रहा है सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म एक्स या अगर वो ये कर रहा है उसको, अगर वो ये इसको कर रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ आप दीजिए झूठी खबरें, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी खबर लेके खड़े होते हैं, झूठी वो थंबनेल लगाते हैं, दिन में ये 26 दफा मार्शल लगवाते हैं, 26 दफा वज़ीर आज़म अगवा कराते हैं, 26 दफा ये लोगों की तलाक़ें करवाते हैं, गलाजत फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। और ये करने वाला सारा तबका वो है जिनको एक व्यूज चाहिए, किसी भी कीमत पे डॉलर चाहिए, किसी भी कीमत। अच्छा, ये रवैया हैरत का नहीं है। उसकी वजह ये कि ऑनलाइन दुनिया वही है जो फिजिकल हैरत का नहीं है, इसलिए कि इट्स नॉट न्यू, इसलिए कि जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, मेरी और आपकी हकीकत, यही फिजिकल वर्ल्ड है ना जिसका रिफ्लेक्शन सोशल मीडिया पे है। अच्छा, जो रूल ऑफ लॉ फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं, जी जी बिल्कुल, ऑनलाइन वर्ल्ड पे ये बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले आती है, लेजिस्लेशन बाद में आती है। तो वो लेजिस्लेशन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया पे झूठ, फसाद, प्रोपेगेंडा, जुर्म, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे लेजिस्लेशन पूरी दुनिया में आके इसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सर बात ये है कि इंग्लैंड जो है, बस आप वहां की मिसाल देते हैं तो वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये हरगिज नहीं है। ये मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, ये पहले से अंडरस्टूड चीजें हैं। You have been a part of England society as well. आप तो वहाँ के रिहाइश आपकी माशाल्लाह उधर बहुत ज्यादा टाइम वक्त गुजरा आपका। जी, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये तो नहीं है कि मैंने आप पे झूठा इल्जाम लगा दिया। यही फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि मैं जिस मुआशरे में रहता हूं उसके आईन, कानून, रिवायात, उसके सांचे के अंदर रह के मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच करनी। हाँ, अगर आपने वो बैरियर तोड़ना है तो फिर उसका तरीका ये है कि हाइड पार्क में एक कॉर्नर है, हर इतवार को वहां पे गवर्नमेंट ने एक जगह दी हुई है, आपको इजाजत है, वहां जाइए, जिसने जो बकवास करनी है वो कर ले। उसको हर तरह की बकवास करने का इल्जाम लगा, मैं बकवास की बात कर रहा हूं। बट कैन यू रिकॉर्ड दैट बकवास एंड अपलोड इट और नॉट? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वहां पे जो वॉमिट करना है आपने, जो आपने वहां करना है, आपने अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, दुनिया जहान के पागल, जुनूनी, दहरिये और अपना मंतक वो इस तरह के लोग वहां पे आते हैं, वो भी अपना गुस्सा निकाल जाते हैं, और जो बाकी सियासी वैसी हैं वो भी अपना कर जाते हैं। लेकिन हाइड पार्क कॉर्नर की भी जो सिग्निफिकेंस है ये उस दौर की है जब सोशल मीडिया नहीं था। तो ये हैंगओवर है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा ख्याल है कि आपके मौजू पर मैं आखिरी बात ये कह के अपना बात का इख्तिताम करता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये पुराने जमाने की बात है। अब तो ये है कि लिमिटेशंस ऑफ स्पीच ये इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अच्छा, हर चीज बताना पड़ेगा कन्वर्सेशन क्या होता है। हर चीज, हर जगह के, हर मुल्क के आइन के अंदर इसकी गुंजाइश है। यहाँ पे भी आप आर्टिकल 19 हर मुल्क के आइन में नहीं होती जी। मिसाल के तौर पे चाइना का भी एक आइन है, लेकिन वो अमरीत का आइन है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो मतलब नहीं है जो वैसे ही अमरीत का आइन है, वो तो गेम ही है, सिचुएशन है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 19 आता है जिसमें कहा जाता है कि जनाब आपको आजादी है हर बंदे को अपनी राय के इजहार की, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें आती हैं जिसमें वो कहा जाता है कि आप स्टेट, एंटी स्टेट बात नहीं कर सकते, एंटी रिलीजन बात नहीं कर सकते, आप जो है वो जो सारे अदालतें हैं उनके हवाले से कोई तो तौहीन-ए-आमेज़ बात नहीं कर सकते। 3-4 इस किस्म की और चीज़ें हैं। तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। और हम जो ये बाकी सारे मार्जिन्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि 4-5 इसमें शिकें हैं कि ऐसे ऐसे नहीं किया जा सकता, ये तो फिर बड़ी फ्लक्चुएटिंग है। ये तो बड़ी, आप आराम से आगे पीछे कर सकते हैं इन चीज़ों को, बिल्कुल कर सकते हैं इनके साथ कि नहीं भी आप इस इख्तियार में आगे आप पकड़े गए, आप इस चीज़ में आगे आप पकड़े गए, तो फिर ये या तो इसको हटा दिया जाए या फिर इसको पूरा रखा जाए। इसको ना तो मुकम्मल हटाया जा सकता है, ये कोई इलाज नहीं है। नहीं है बात, या तो देखे ना टोटल फ्रीडम दे दें, तो ये तो फसाद है। दिस इज फसाद। टोटल फ्रीडम तो ये है ना कि मैं इस पर मजहबी इल्जाम लगा दूं, ये मुझ पर मजहबी इल्जाम लगाते हैं। फ्रीडम स्पीच तो फिर ये है उसमें। हाँ जी, ये इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच ये तो एक फ्रीडम, यानी ये तो आप कहना चाहिए कि ये तो फसाद फैलाने की फ्रीडम है ना। बिल्कुल सही। तो किसी ना किसी कानूनी ढांचे में तो उसको आना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी, बिल्कुल यही दुनिया की बहस है जो दुनिया भर में असेंबलीज में और कोर्ट ऑफ लॉ में होती है। मर्जी की इंटरप्रिटेशन, कोर्ट ऑफ लॉ में होने वाली डिबेट है। ये वहां हो रही है और मुस्तकिल चलेगी। ये मुसलसल बल है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या नहीं है। लेकिन किसी एक इशू को स्पेसिफिक करके, मिसाल के तौर पर
आपने फरमाया, मिसाल दी कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि आप स्टेट के खिलाफ को बात नहीं कह सकते या आर्मी के खिलाफ को बात नहीं कह सकते, हमारे यहाँ जी मतलब है बिल्कुल, रिलीजन के लेकिन हवाले अब से आप ऐसी मुझे ये चीज बता दीजिए कि ये रिलीजन को मिसाल के तौर, लेकिन अब आप मुझे बता दीजिए कि ये स्टेट और आर्मी के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा और जितनी फेक न्यूज यहाँ बिकती है और कहाँ बिकती है, इस वक्त खास तौर पे इस वक्त जो और उस सिचुएशन प्रोपेगेंडे में सारी की सारी हदूद भी पार हो जाती है। पार हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब वो कानून अपनी जगह है, हाँ, प्रैक्टिस अपनी जगह है, तो इसीलिए अब बैठे चाहिए हैं क्या, आज हम चाहिए क्या? यहाँ रूल ऑफ पे। लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जब ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि आपको झूठी खबर देने की हाँ, इजाजत नहीं है, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो जाएगा कि झूठे इल्जाम की इजाजत नहीं है, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो जाएगा कि आप तो फिर उसके बाद जो लड़ाई शुरू होगी, रोका जाएगा, वो फ्रीडम ऑफ फ्रीडम स्पीच। स्पीच होगी। क्या मामला हो सकता है? अब ये है, मैं आपको बरतानिया की दोबारा से मिसाल दे देता हूँ, वहां पे आपको आज भी आप ऑनलाइन जाइए, आपको बड़े अच्छे बीबीसी के बड़े अच्छे आपको कॉमेडी शोज मिलेंगे जो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में बनाए हुए हैं। ये पॉलिटिकल सटायर है और वो सारा कुछ पॉलिटिकल सटायर है, वो उन्होंने वो आर्मी पे अपना वो बनाया हुआ वो किया करते हैं, तो दैट शोज कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, It does not make the British Army weak हाँ by any stretch of the imagination. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? That shows the inner strength of the हाँ, society and the institution कि वो आप मजाक they don't bother. अच्छा, लेकिन मैंने जैसे गुजारिश की, हमारे यहाँ चूंकि बुत हैं बहुत सारे और उन बुतों की तरफ आप वो एक मामला है, लेकिन ये स्ट्रगल जो है ये ऐसी चीज नहीं है कि आप इसकी मंजिल को पालें कभी। लेकिन अमेरिका भी हैरान परेशान खड़ा है कि अब क्या करें। हाँ जी, तो इंसानी माशरों में ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज को यानी हम ये कहें कि अब हम उस मकाम पर पहुंच गया हमारा इज्तिमाई शऊर कि नाउ अब हम हंसी खुशी रहने रहने लगे। लगे। ऐसे देखिए ना, अब उसमें सब लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे खास तौर पे एक बड़ी जंग चल रही है इस चीज़ की कि एक्सप्रेशन, इजहार राय की आज़ादी यहाँ पे नहीं मिल रही है। मेरा बेटा जब अभी तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, लेकिन वो जब 10 साल का था तो वो उसका ख्याल था कि मैं अपने अब्बा जी से बेहतर गाड़ी चला लेता हूँ। अब वो माशाल्लाह बेहतर चलाता है, लेकिन उसका 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 ख्याल था कि बेहतर गाड़ी चला लेता हूँ। और लेकिन वो एक प्रोसीजर है जिसमें आपने 18 साल का होना है, उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस देना है, रिटर्न भी, और जो है वो प्रॉपर फिजिकली गाड़ी चला के सारा कुछ करना है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन लाइसेंस मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप रॉन्ग वे से जा सकते हैं या आप इशारा काट सकते हैं या चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब है कि द फ्रीडम टू ड्राइव अ कार और फ्रीडम टू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और व्हाटएवर ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी बिल्कुल। तो ये को क्यों नहीं बताया जा रहा किसी जगह पे कि यार आपको फ्रीडम है? एक तो ये कि भाई आप भी भुगतते हैं, मैं भी भुगतता हूँ, हर बंदा यहाँ पे इस वक्त जर्नलिस्ट है, और खास तौर पे जब से ये मशीन आ गई है तो हर बंदा जो है वो डिजिटल जर्नलिस्ट बन गया हुआ है। अब वो कहता है कि मैं जो चाहूंगा वो मैं बोल दूंगा और मैं लिख दूंगा क्योंकि मुझे इजहार राय की आजादी है। पूरी दुनिया में जितना जी, लेकिन उससे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं आप हैं जो पूरी लेगेसी लेके चल रहे हैं, एक खानदानी पेशा एक किस्म का आप लेके चल रहे हैं, उसमें आपका इंटेलेक्ट लेवल कोई एक स्टेटमेंट, एक जुमला लिखने का, और एक वो जो स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट है जिसको नौकरी नहीं मिली और यूट्यूब खोल के बैठ गया और सारा कुछ कर रहा है, उसका एक इंटेलेक्ट लेवल बड़ा डिफरेंट होगा उसमें। तो कैसे कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए हम सब तालिब इल्म हैं, सीखने का सफ़र है, हम सब सीखते हैं, और मैं आपसे इसका वाहिद हल जितना भी हम इसको डिबेट कर लें, अब बात यह है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट हुआ सोशल मीडिया के बाद। नया तजुर्बा है ना, असल में नए तजुर्बात होते हैं, तो इंसानियत पूरी इसको एक्सपीरियंस कर रही है। यूरोप में हो गया, हमारे यहाँ भी हुआ। वो ये हुआ कि सोशल और जो पॉलिटिकल डिबेट जो होती थी किसी ज़माने में, वो होते थे चंद अखबार, चंद टेलीविज़न, और उनके अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे। स्ट्रांग होते थे और वो आप उन क्राइटेरियाज को मीट करते थे, और मीट करने के बाद फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि आप कहीं लिख सकें या बोल सकें। अरे उसके पहले एक आपके इल्म में है कि जी जी टेक्निक का जी एक जी प्रोसेस जी होता था, जी 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 जी। यही अदाकारी में था, यही मौसीकी में था, यही सहाफत में था, यही स्पोर्ट्स में था, और आप किसी के पहले फनून छोटे लगते लतीफ़ा थे, फिर होते 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 सीखते होते सीखते फिर हमारे यहाँ उसमें चूंकि उस तरह की यूनिवर्सिटीज नहीं थी, कॉलेजेस नहीं थे, तो फिर वो छोटा बनना पड़ता था। बनना लेकिन पड़ता है। जहाँ बाकायदा इदारे हैं दुनिया में, जब भारत में भी है, हाँ, तो वहाँ लोग उसको स्ट्रगल कहते थे। स्ट्रगल से रहते थे। तो वो एक प्रोसेस होता था जिसके बाद आप आते थे। अच्छा, फिर ये कि मिसाल के तौर पे आपका कोई गलत लफ्ज़ छप गया है या आपने कोई लफ्ज़ गलत अदा कर दिया है, तो उसका जो समाजी प्रेशर होता था, यानी कानून की बात नहीं कर रहा, समाजी प्रेशर होता था कि आपके दोस्त आप पे हँसते थे, कॉलीग्स हँसते थे, आपको ये यानी ताने मारते थे इस अरे! बात के कि ये वो आदमी है जो इस लफ्ज़ को ये कहता है।
मतलब ओए हंस के कि यार ओए ये तो वो आदमी है जो दो नीम को दो नीम के दरख्त समझता है, ओए होए होए या ये तो वो आदमी है जो गलती को गलती कहता है। गलती कहता इन्हीं है। लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा, एक परफेक्शन जब एक स्टैंडर्ड्स मौजूद थे, अच्छा वो खत्म हो गया। चुनाचे अब हुआ ये कि वो हर कोई जब बोलना शुरू हुआ, और खास तौर पे पॉलिटिक्स चूंकि हर किसी की जिंदगी से मुतल्लिक है, तो हर कोई बोलना शुरू हुआ। उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आया वो ये आया कि जो हमारे अदरवाइज पढ़े लिखे लोग हैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर प्रोफेसर, हैं लेकिन केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं लेकिन फिजिक्स के हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर ठीक हैं। है ना? तो वो जो मिडिल क्लास एक पूरी दुनिया का लोग थे, उन तक पॉलिटिक्स जब पहुंची तो उन्होंने, चूंकि पढ़े लिखे तो वो थे, व्हाइट कॉलर भी थे, तो उन्होंने अपना ये हक जाना कि चूंकि वो पढ़े लिखे हैं और उनकी अपने प्रोफेशन में इज्जत है, लिहाजा उनकी हर बात की इज्जत होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए। और इस चीज ने इरफान असगर साहब उड़ा के रख दिया, दिया पांचा कर दिया, सहाफत का भी कर दिया, मीडिया का भी कर दिया, कॉन्सेप्ट जो पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये भी उड़ गया। और एक पॉपुलिज्म ने, यानी तीन लोगों ने दुनिया बदली ना जी, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और ये बेंजामिन नेतन्याहू। और इन तीनों लोगों का अगर आप फोकस करें तो इनकी जो झूठ बोलने की और झूठ बोलकर डट जाने की जो रिवायत इन्होंने एस्टैब्लिश की है, और उसको जो कामयाबी दुनिया में मिली है, ये बड़ा तबाही है। अच्छा सर, इसमें एक और बात बड़ी अहम आती है कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेनिफिशियरी कौन है। अगर आप इस पे पहरा लगाते हैं, आपने खुद ही कहा कि जनाब फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए आई थी कि जो ऐवान इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, जो बिजनेस लॉर्ड्स हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो इस किस्म के, उनके बारे में कोई बोल ही नहीं पा रहा था उसमें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ने जो है वो उसको एक गुंजाइश दी कि लोगों ने जी, बोलना दूसरी शुरू जंग किया। अजीम के बाद जब जी यूनाइटेड नेशंस बनी तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स तय हुए, जी 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 फंडामेंटल राइट्स तय जी जी हुए, सारा, हाँ जी। और लेकिन उसके बाद अब आप देखें, अगर आप इसको कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक अब इस तो वक्त अजाब है। इस वक्त अजाब है, तो फिर तो आप दोबारा उसी दौर में जा रहे हैं कि फिर वो लोग जो इक़्तिदारों में बैठे हैं, जो ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, जो नहीं चाह रहे कि मैं बिल्कुल बात करूंगा, मेरे बारे में प्रिसाइसली, बात की जाए सारा कुछ, तो ये तो वजन फिर उनके पलड़े में जाई आप जा रहा बिल्कुल है ठीक है। उसमें। तो उसको तो मैं अगर सही बोलना भी चाह रहा हूँ, या मैं अच्छा जर्नलिस्ट हूँ, मैंने टाइम लगाया है, मैं एक स्ट्रेट अच्छी सहाफत करना भी चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के इसी चक्कर में जो आपने डिफाइन किया है, जो अगली एडेप्टेशन जो आपने बताई है, उसके बारे में मुझे हटा दिया जाएगा, तो वो तो फिर अगले फिर वही अशराफिया जीतने लग गए उसमें। अनफॉर्चुनेटली दैट्स राइट। तो क्या करना क्या है, कहाँ लाइन बैक टू ड्रॉ स्क्वायर करेंगे, वन, क्या करेंगे? बैक टू स्क्वायर वन। देखिए बात ये है कि जब हमने असल में यहाँ पे अब हो ये गया है कि एक आदमी सरकारी सच बोलने से इनकार कर देता है। हाँ जी। अब वो सरकारी सच जब बोलने से इनकार करेगा तो फिर वो एक्चुअल सच बोलेगा ना, हाँ तो उसके लिए उसके पास एविडेंस होना चाहिए टू बैक अप हिज क्लेम। जी जी जी। उसको मकसद जो है वो उसको चुप कराना है, जो अच्छा, एविडेंस के साथ बोलता है, बोलता है। जो रिसर्च करके बोलता है, मकसद तो उसे चुप कराना है ना। अब उसे चुप कैसे कराएं? उसका सबसे आसान तरीका, वो जो बाकी 9-10 लोग झूठे खड़े हुए हैं, हाँ, वो ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे इसको चुप कराने की। इसको चुप करवाने की। क्योंकि वो जो 9 लोग खड़े होकर झूठ बोलेंगे और झूठी खबर देंगे, वो एस्टैब्लिश कर देंगे पूरी सोसाइटी में कि ये तो झूठे हैं। कई दफा मैं ऐसे लगा। तो जब वो झूठों के झूठे, जब वो एस्टैब्लिश, जितना वो जो हाँ, फिर सच बोलने वाला है वो भी रगड़े में आएगा। इसलिए ये खुद सबसे पहले जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जिम्मेदारी थी और आज भी है कि वो उन लोगों के बारे में वाजे करे, वजाहत करे कि ये लोग जो सहाफी कह रहे हैं खुद को, ये सहाफी नहीं है। देखें, डॉक्टर्स में ही आप यकजहती देखते हैं कि नहीं? मुझे ये आजादी हासिल है कि मैं जाके किसी का ऑपरेशन कर दूं? नो, व्हाई शुड मुझे डॉक्टर ही रोकेंगे ना, डॉक्टर रोकेंगे? मुझे वहां के वार्ड बॉय रोकेंगे ना। हाँ, तो सवाल ये है कि यहां पे क्या हुआ, इन्होंने क्यों नहीं रोका? दिस इज $1 million क्वेश्चन। नहीं यस, रोका ना। नहीं तो रोका। अब उसका नतीजा ये हो गया है कि वो, चूंकि अब यानी ये भी सहाफी, वो भी सहाफी, ये झूठ बोलने वाला, ये तो चीजें मिक्स हो गए, अब वो बर्बादी के उस लेवल पे आ गई हैं कि जो आपने बात की कि अब हम बैक टू स्क्वायर वन कि अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक अखबार है बहुत ही रिस्पेक्टेड दुनिया भर में, गार्डियन, बरतानिया का अखबार है। अच्छा, वो लोग जो हैं वो सेंसेशनलिज्म नहीं करते, वो प्योर जर्नलिज्म करते हैं, प्रोफेशनल। तो चूंकि वो अब बिकते नहीं है उस तरह से, जी, बहुत पुराना इदारा है, लेकिन उनकी वो सेल नहीं है जो सेंसेशनलिज्म वाली है, पहले तो होती थी। उन्होंने अपने रीडर्स से एक अपील की है।
उन्होंने ये कहा कि ये ऑनलाइन आपको फ्री अवेलेबल है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप हमें, चूंकि हम फाइट कर रहे हैं फॉर द फेयर जर्नलिज्म, तो आप हमें डोनेट अगर कर दें 1 पाउंड, सब्सक्रिप्शन ले लें, डोनेट कर दें, वो डोनेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ हमें अच्छा, वो अपना अदारा चला रहे हैं। अब ये जो एलन मस्क ने आके एक्स पे ये जो किया है, आपको हाँ पता है गार्डियन ने खुद ये फैसला लिया कि चूंकि अब ये प्लेटफॉर्म जो है ये झूठ को प्रमोट करता है, तो ये हमारी लेगेसी खराब कर देगा अगर हम अपना अखबार इनके प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट रखें। उन्होंने ऐलान किया, ऐलान करने के बाद उन्होंने वहां से अपना अकाउंट क्लोज किया, यानी एक स्ट्रगल करता हुआ इंस्टीट्यूशन जो डोनेशन मांग रहा है, मांग रहा है, वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बंद कर देता है, खुद से बंद कर खुद कर खुद रहा से है कि बंद ये कर प्लेटफॉर्म अब झूठ बोल रहा है, मैं इस पे अपना, कि ये हमारे फिलॉसफी के साथ नहीं जाता। तो इस प्लेटफॉर्म पे मेरा प्रोडक्ट पड़ा होगा तो मैं भी इसमें फ्रॉड में आऊंगा, मैं नहीं आता। अब मुझे बताएं, ये है वो कॉन्शियस, जो बर्तानिया में भी एक ही धारा निकला। हाँ निकला तो एक ही, हाँ, हाँ ये लेकिन निकला तो सही, निकला तो सही, हाँ एक तो निकला, हाँ हमारे यहाँ तो वो भी नहीं। सो गुजारिश ये है कि तमाम झूठे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग बैठे हैं। हमारा तो मसला फिर सियासत से कहीं आगे निकल के समाजी मुनाफकत का भी है ना, यानी हम तो हर तरह से ही झूठ बोलने पे यकीन रखते हैं। हमें एक प्लानिंग के तहत झूठ पढ़ाया जाता है, फिर वो झूठ जो है वो बाहर निकलते हैं जब हम हल्का सा, यानी तो वो उसके परखचे झूठ के उड़ना शुरू हो जाते हैं। और आज नतीजा ये है कि हमारे यहाँ कितना खूबसूरत समाजी रवैया है कि हम कितने भी बेतकल्लुफ़ी दोस्तियां हों, रिश्ते हों, या किसी से वैसे रस्मी मुलाकात हो, आप कभी सामाजिक गुफ्तगू में निकाल के देखिएगा कि हम सच कितना बोलते हैं। अरे तो आप अंदाजा हो जाएगा ना, यानी हम किसी, आप कहिए किसी से कोई काम हो जाएगा और जवाब में अगर वो इंशाल्लाह कह दे तो हमें शक हो जाता है कि ये बंदा सच भी कह रहा है कि झूठ कह रहा है। तो दैट इज दी मैं आपको एक बताऊं कि हमारा ना मैं एक इन्वेस्टिगेटिव वो करता था, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था उस जमाने में। एक जियो के लिए मैं उस वक्त काम करता था, बंद फाइल के नाम से। तो एक मुझे पुराने एक पुलिस ऑफिसर जो कि जूनियर रैंक का था, लेकिन जिंदगी उसकी गुजरी हुई थी सर्विस में, तो उसने मुझे एक बात बताई, मैं हैरान रह गया। उसने मुझे कहा कि जब किसी इलाके में पोस्टिंग होती है, हम जाते हैं थाने में अपने हल्के में, कहता जी वो क्रिमिनल जो हमने देखने होते हैं, जो आदि जो एक होते हैं क्रिमिनल, वो उसने मुझे बताया कि बाहर से आके क्राइम करके चला गया, एक है जो उसी जगह रहते हैं। जी बिल्कुल। तो वो कहने लगा कि मैं ये देखता हूँ कि हम देखना होता है कि यहाँ पर सबसे वो आदमी कौन है जो हाजी साहब या अलहाज कहलाता है खुद को, वो कौन है जो आगे बढ़ बढ़ के मस्जिदों में चंदा देता है, अपने मजहबी होने का ऐलान करता है। कहता सबसे पहले उन लोगों को देखता हूँ मैं जाके, और वहीं से सारे के सारे जुए पकड़े जाते हैं, लॉटरियां पकड़ी जाती हैं, क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। यानी वह वो है, दैट इज दी, वहां से ये, अब आप अंदाजा लगाइए, उन्होंने लिबादा ओढ़ा होता है। ये जो पीर हैं, जाली पीर हैं, या ये जो इस तरह के मामला हैं, तो ये जितने दीन फरोशी हमारे यहाँ होती है, जिस कदर दीन फरोशी होती है, बेचा जाता है, तस्बीह हाथ में रख के उस सियासी मकासद के लिए हाथों में तस्बीह, कारोबारी मकासद के लिए गुफ्तगू की जाती है कि जी मैं इतना सदका करता हूँ, या मैं नमाज पढ़ने गया हूँ, या मैं नमाज पढ़ के आया हूँ। वो उसका नियत से, उसकी इबादत से ज्यादा ताल्लुक मार्केटिंग से होता है। मिसाल के तौर पे आप देखते नहीं है कि लोग उम्रा करने जाते हैं, क्या क्या पोज लेके सेल्फियां कर रहे होते हैं। इससे पहले किताबें छपा रहे होते थे। ओ भाई, आप उम्रा करने गए हैं, हज करने गए हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे, हाँ, लेकिन इसकी यानी इसको मार्केट करने की क्या जरूरत है? आप मतलब आप मॉडलिंग करने गए हैं वहां? मुझे यानी आप मुझे, इरफान साहब मुझे बताइए कि एक आदमी जो दीन को समझता हो, एक धागे बराबर भी समझता हो, उसको तो होश ही नहीं आएगी वहां जाके। फोन का क्या काम है कि वो अपनी सेल्फीज ले रहा हो। फोन का क्या काम है? ट्रू वो तो ओए अपने यानी क्या वो वहां मॉडलिंग करने गए? मॉडलिंग करने गए, फोटो सेशन के लिए या वापस आके किताबें छपवाते हैं, और किताबें छपवा के फिर उसमें आपने, और ये बड़े बड़े दीन फरोश सर्वियों में बैठे हैं, साइलेंट में बैठे हैं, मैं और आप इनकी बड़ी वैसे इज्जत भी करते हैं जी, बड़े सीनियर, तो मुनाफिक तरीन लोग हैं। इन्होंने करप्ट बनाया है, पूरी जनरेशन, इन्होंने शऊर को करप्ट बना दिया, पूरी जनरेशन की जनरेशन इन्होंने करप्ट बनाई ना जी। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे कितने लोगों को पता है, मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल जो है वो कौमी रियासत के तस्वुर के खिलाफ थे। अच्छा, नेशन स्टेट को वो ये कहते थे कि ये मगरिब की साजिश है,
वो ये कहते हैं कि ये जो मगरिब ने खुदा बनाए हैं ना दुनिया में, ये जो रियासत है ना, ये नया, ये मजहब के मुकाबले में ये एक दुनियावी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और ये हमें भटका रहे हैं। भटका रहे हैं। तो एम्पायर्स का निजाम ठीक है, बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए, नेशंस। अब जो बंदा जिसका मुकदमा ये है कि कौमी रियासत है जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, उस शख्स को हमने जबरदस्ती डाल दिया कि पाकिस्तान का ख्वाब इसने देखा। यार कोई झूठ की कोई हद इसमें, मतलब इसको क्या, और आपका मतलब है कि फिर झूठ इतना बोला गया वो कि कौमी रियासत के वो बंदा तसव्वुर के खिलाफ वो था, सिलेबस वो का हिस्सा बन उसके गया। शेर मौजूद है, वो सारी तारीख महफूज है, आपके फोन पे गूगल कीजिए मिल जाएगी, महफूज, यानी स्टैब्लिश्ड हिस्ट्री है, ये र्यूमर्स नहीं है, स्टैब्लिश्ड हिस्ट्री है कि वो एक बंदा कौमी रियासत के तसव्वुर के खिलाफ है, वो उसे कहता है कि इस्लाम के खिलाफ साजिश है। उस खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने कहा था कि शुमाल मगरबी जो इलाके हैं वहां पे एक तरह की नीम खुद मुख्तारी की उन्होंने वो बात की थी। खुतबा इलाहाबाद आपके फोन पे मौजूद है, निकाल के पढ़ लें। अपने फोन पे खुतबा इलाहाबाद नहीं पढ़ना, जनरेशंस करोड़ों लोगों को बता दिया कि पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। यार को तुक है नहीं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था, वो क्या कह रहे थे कि वो इसमें वो जो है एक नीम खुद मुख्तारी की, वो एक नीम खुद, वो ये जो इलाके इधर के हैं, खुतबा इलाहाबाद पढ़ लीजिए, आपके फोन पे है। उन्होंने एक आइडिया दिया है कि लूज कन्फेडरेशन टाइप चीज, अच्छा, वो उन्होंने कहा था, जिसपे जाहिर है कि कायद आज़म नहीं माने, माने। लेकिन उनका जो खैर अल्लामा इकबाल का जो आइडिया था वो ये था, जिसको हमने पता नहीं क्यों उसको कहा कि जी वो तो शायर मशरिक है और पाकिस्तान का वो। अच्छा, इसके अलावा हमने जो दूसरा अल्लामा इकबाल की इंटरप्रिटेशन निकाली, अब कितने लोग हम जानते हैं। हाँ। आपको पता है कि हिंदुओं के भगवानों में एक भगवान होता है राम। कायद आज़म ने राम के ऊपर नज़म लिखी है उसकी तारीफ में, अल्लामा इकबाल ने बांगे दरा में छपी है। राम के ऊपर कोई नज़म, राम के ऊपर उन्होंने पूरी नज़म उसकी तारीफ में अल्लामा इकबाल ने लिखी है, बांगे दरा में छपी हुई है, यहाँ बाहर मिल रही है, आपके फोन में मौजूद है। हाँ। बाबा गुरु नानक, उसकी उन्होंने तारीफ में अल्लामा इकबाल ने लिखी है। लेनिन खुदा के हुजूर में उनकी एक और ये नहीं है। अच्छा, जो कार्ल मार्क्स है, जो दास कैपिटल जिसने लिखी, जो उसके बाद सारा सोवियत यूनियन, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बारे में उनका शेर है अल्लामा इकबाल का कि ये बंदा पैगंबर तो नहीं है लेकिन इसके हाथ में किताब जरूर है। वो किताब कौन सी थी? दास कैपिटल उसने लिखी। वो बिल्कुल एक और आदमी था, उसको हमने अपनी मर्जी के सांचे में डाला और ऐसा एक बना दिया अल्लामा इकबाल, जो अगर खुद जिंदा होकर आ जाए तो वो कहेगा वो जुत्ती मार होगा की बनाता है। यही कायद आज़म के साथ किया। और ये वो शख्सियात हैं जो बिल्कुल अभी तारीख में हमारे सामने जिंदा हैं। ये कोई 1000 साल पुरानी चीज बहुत पुरानी चीज नहीं है उसमें। हाँ। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि अच्छा, ये नहीं है कि देखें ब्रिटेन भी ये करता है, मतलब ब्रिटेन ये करता है कि वो अपने बच्चों को हिस्ट्री ये पढ़ाते हैं कि जी हम तजारतें करने एशिया गए, अफ्रीका गए, वहां के लोग जो हैं वो बादशाहों के जुल्मों से तंग थे। तो उन मुकामी आबादियों ने हमसे फरियाद की कि इससे हमारी जान छुड़ाओ, तो हमने उनकी मदद करने के लिए फिर हमने इनकी बादशाहतें खत्म की और अपना रूल स्टैब्लिश किया। अब अपने बच्चों को तो वो ये बताएंगे, हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे कि हम गए और ओपीएम यानी बंगाल में अफीम उगाई। इरफान साहब, क्या कमाल की दुनिया थी वैसे। बंगाल में अफीम उगाते थे अंग्रेज, चीन लेके जाते थे, उन्होंने पाबंदी लगाई, ये फौजें लेके चले गए, गोलियां लेके उनको मारा कि तुम्हें अफीम खरीदनी पड़ेगी, और वो बेचारे हारे और उसके बाद दोबारा अफीम लेने लग गए। ओपीएम वॉर्स कहा जाता है जी जी जी। एक ऐसा मुल्क जिसने दूसरे से जंग लड़ी हुई है कि मैं वो अफीम बेचूंगा और तुम्हें खरीदनी है, और बंदूक के जोर पे और उनके लोग मर रहे थे, तबाह हो रहे थे, और अपना मुल्क नहीं है, अपने मुल्क से वो बंगाल आए हैं और यहाँ पे आके उगाई है, और वो आगे अपने मुल्क में नहीं बेच रहे, नहीं बेच रहे उधर। तो ये मतलब तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ने जो किया वो ठीक किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ब्रिटेन भी ये करता है कि वो एक खास तरह के यानी अपने अंदाज में अपनी हिस्ट्री को पढ़ाता है जी। ये पाकिस्तान भी करता है, तो गलत नहीं करता, लेकिन इतने बड़े ब्लंडर नहीं होते हैं। लेकिन मेरा बड़े आसानी से आपने जो है मेरी चीज को आप आगे टो कर रहे हैं, क्योंकि अगला मेरा ये सवाल था कि फिर प्रोपेगेंडा क्या होता है। तो वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिल्कुल ही अगेंस्ट है ना, वो तो उस पे जो है वो थोड़ा मारता है या आरी मारता है या कुल्हाड़ा मारता है, जो भी कह लें उसमें। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, ये कोई फेक बड़ा इंटेलिजेंट प्रोपेगेंडा था जिसपे उन्होंने किसी ने अपने मकासद पूरे करने हमारे असल में क्योंकि हम वो वॉर्स देखते हैं उनकी, जो ये जो जब आपने जिक्र किया वर्ल्ड वॉर 2 की, उसकी जो फिल्में आती हैं तो वो भी इंतहाई वन साइडेड फिल्में जो है वो हो रही होती हैं उसमें। अभी भी जो मैं और आप हम लोग इकट्ठे आए हैं, और यही हकीकत जो है कि मैंने आपको आप घर से पिक किया और हम यहाँ पे आए, अब आप सुनाएंगे ये कहानी तो कुछ और अल्फाज की कलेक्शन होगी,
मैं सुनाऊंगा तो ये कुछ और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स में होगी। मैं भी सच कह रहा हूं, आप भी सच कह रहे हैं, तो एक्चुअल सच कौन सा है? वो माई ट्रूथ और योर ट्रूथ और एक्चुअल ट्रूथ? देखिए ना, एक सच तो है ना फिजिकल। एज बड़े कंफ्यूजन है ये नहीं नहीं नहीं, एक नहीं, सर। देखिए ना, नहीं, क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर, नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। अगर एक दफा वो यानी आप चीजों को साफ समझ लें, साफ बिल्कुल समझ समझ ले। लें। हाँ जी। मसलन ये मेज यहाँ पड़ी है, ये एक सच है, हम्म हम्म इस पे राय नहीं हो सकती। हम्म। यही मकालमा इसी का नाम है इसी का नाम है, बिल्कुल कि सही। एक हिस्ट्री वो है जो स्टैब्लिश्ड हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, उस पर तो हकायक पर बात नहीं होगी बात ना, नहीं हो आप सकती। उसकी इंटरप्रिटेशंस हो सकती है। हाँ जी। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हम्म यही मामला किसी वाकये के बारे में है। आपने एक वाकया किया कि इरफान असगर साहब जो हैं, उन्होंने कल जाके मिसाल के तौर पे वो उन्होंने फैसला किया कि वो ये सियासी जमात ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो ये सियासी जमात ज्वाइन कर जी। रहे हैं और फलां बंदे से उसकी मुलाकात हुई है। अब अगर ये वाकया हुआ है तो मैं इसको रिपोर्ट करूंगा और ठीक करूंगा। हाँ। अच्छा, अगर ये वाकया आधा हुआ है, मसलन ये कि इरफान असगर साहब मिले तो हैं किसी से, ये बात अलबत्ता नहीं हुई थी। हाँ। आप मेरी बात। और तीसरी चीज ये है कि न मिले हैं ना बात हुई थी, लेकिन खबर दे। अच्छा, अगर ए होया कि इरफान असगर साहब किधरे गए होन ते सियासी जमात हुई होया भी होए ते पता चले कि इरफान साहब ने ज्वाइन नहीं की, इरफान साहब को कराई गई है, तो फिर क्या? वो फिर तो फिर उसको कैसे सुनाना है? वो कहानी स्टोरी टेलिंग कैसे होगी? वो कि कहना तुमने ये है कि तुमने खुद ज्वाइन किया है। वो मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत है ना जी, उन्होंने कहा था ना कि आए नहीं है लाए गए, लाए गए तो मरहूम हो गए, मरहूम हो गए। क्रूअल टू लाफ। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो ये सारी चीजें, तो वो बात वहीं पे अभी तक वो उसके जवाब नहीं, आप इधर घुमाए जा रहे हैं कॉल मार्क्स पता नहीं क्या क्या, लेकिन आप वो बात उस चीज पे आप नहीं आ रहे हैं कि फिर इसका हल क्या है। क्योंकि आपके वारिद साहब ने ज़िया साहब के दौर में भी बहुत सऊबतें बर्दाश्त की बड़ी और सच लिखने की और हकीकत पे डटे रहने की, जो मैंने पहले कहा कि नजरियाती सहाफत पे डटे रहने की, प्राइस पे की जी, वो लोग आज भी पे कर रहे हैं जी। आज भी जो ये लोग काम कर रहे हैं आपके सामने, वो ऐसा सच बोल रहे हैं। अगेन दो चीजें देखें, एक चीज है हुकूमतों को कौन सा सच पसंद नहीं आता। हुकूमत को ये सच पसंद नहीं आएगा कि आप उनकी नाअहली एविडेंस के साथ प्रूफ कर दें, अरे जाहिर पसंद नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन हुकूमत को ये भी पसंद नहीं आएगा कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ट्रू। हाँ, हुकूमत उसका फायदा क्या उठाएगी? एक मैस क्रिएट होगा। हाँ, कि वो मैस क्रिएट करने वाले जितने लोग हैं वो उनकी आड़ में उसको भी दबा देगी, उसको भी दबा देगी। अच्छा, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का देखिए, इसका मैं कंक्लूड कर देता हूं। आईने पाकिस्तान में चीजें डिफाइंड है, कोई हमें व्हील री इन्वेंट नहीं करना, हमें किसी पहिए को दोबारा इजाद नहीं करना। चीजें डिफाइंड है, आइन पाकिस्तान में है, रूल्स में भी हैं और लॉज में भी है। और वो यही है कि आपने किसी के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया है, कानून मौजूद है, आप उसको अदालत में ले जा सकते हैं और आप जुर्माना हो सकता है, कैद भी हो सकती है, झूठ की संगीनी की नौयत के एतबार से। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो वो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो जाना। अच्छा, रूल ऑफ लॉ जब होता है ना, तो हम ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ लोगों पर एस्टैब्लिश हो रहा है। रूल ऑफ लॉ गवर्नमेंट पर एस्टैब्लिश होता है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पर एस्टैब्लिश होता है। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ये कब हुआ है? यानी जो एकेडमिकली इसका जो मतलब है, हाँ, यानी जिन लोगों ने ये निजाम बनाया, हमने तो नहीं बनाया, नहीं बनाया, ये निजाम बरतानिया ने बनाया, हमें तो मिल गया। तो जिन लोगों ने, हमें वही देखना पड़ेगा जी 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 जी, जिन्होंने बनाया। तो जिन्होंने बनाया, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो वो ये हमें पता चलता है कि वो सारा फ्रेमवर्क मौजूद है, कोई चीज हमें री इन्वेंट नहीं करनी। और हमें बुनियादी तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना है। और रूल ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ मेरे आप पे नहीं है। रूल ऑफ लॉ सबसे पहले पुलिस पर एस्टैब्लिश होता है, रूल ऑफ लॉ अदालतों पे एस्टैब्लिश होता है, रूल ऑफ लॉ गवर्नमेंट पे एस्टैब्लिश होता है, रूल ऑफ लॉ स्टेट पर पहले एस्टैब्लिश होता है, फिर उसके बाद लोगों पर होता है। यानी अगर जो हक पुलिस का है जो मुझे वो रोकती है, उतना ही मेरा हक है। अगर मुझे वो रिकॉर्ड कर रहा है तो मैं भी उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। दो पुलिस वाले होंगे जब तक ये सीसीटीवी नहीं था, अभी भी जहां नहीं है। नहीं। एक पुलिस वाला अगर आप जा रहा है मिसाल के तौर पे और आप कार ड्राइव करते हुए आम खा रहे हैं जो कुछ इंतहाई जुर्म है, तो अगर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो वो आपको रोकेगा नहीं रोक सकता, क्योंकि वो रोकेगा, आप अदालत में जाएंगे तो इट इज हिज वर्ड्स अगेंस्ट द अदर पर्सन। जब तक उसके साथ विटनेस नहीं है, दो होंगे तो वो फिर रोकेगा, क्योंकि अब उसके पास विटनेस आ गया है। पुलिस वाला, इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि वो दो की जोड़ी में फिरते हैं, अकेले को नहीं आप कभी देखेंगे। वो हमेशा दो की टोली में वॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि एक देखेगा दूसरे ने विटनेस होना है। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो गया। पुलिस पर पहले है, फिर मुझ पे कि तुम खुद ही अपनी मर्जी से ये कहानी नहीं गढ़ सकते, उसमें कोई ना जी, आपने मुझे रोका तो मुझे रोका क्यों है आपने?
क्या इसलिए कि मैं गोरा नहीं हूँ? मतलब क्या ये इसलिए कि मैं काला नहीं हूँ? आपका मतलब है कि ये जो कवानीन है ये पहले स्टेट पे लागू होते हैं, जी, रूल उसके ऑफ स्टेट के मेरा इंस्टीट्यूट्स और पे आपका सब काम ये है कि इंस्टीट्यूट्स पे लागू होते हैं। मेरा और आपकी जद्दोजहद ये है कि मैं और आप इसके लिए काम करें कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होना चाहिए आईने पाकिस्तान, पाकिस्तान के हर इदारे पर। हम्म। जब तक ये नहीं होगा, ये बस घूमते रहेंगे। अच्छा, आपकी इन बातों से एक और बड़ा अहम इंटरनेशनली एक जो है वो स्टेटस का मुझे नज़र आता है कि अभी हम देखते हैं कि ट्रम्प साहब जो है वो जीत गए हैं और सारी सिचुएशन हो गई है, और आपने उससे पहले भी देखा कि जब ये यूक्रेन की वॉर हो रही थी या इसराइल की जो वॉर अभी तक जो है वो सारा चल रहा है, उसमें मुख्तलिफ चैनल्स, आप BBC देखते हैं तो कुछ और कहानी सुना रहा है, CNN कुछ और कहानी सुना रहा है, अल जजीरा कुछ और सुना रहा है, RT पे जाते हैं तो वो कोई और एक ही इवेंट का कि दो जंगें हो रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो मैं पहले कह रहा था कि आप कुर्सी की किस साइड पे बैठे हो, टेबल की किस साइड पे बैठे हुए, फर्क पड़ जाता है उससे। तो इसको आप सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर कहेंगे, फिफ्थ जनरेशन इज जस्ट मीडिया वॉर, या कोई और चीज भी है इसके अंदर? देखिए, तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच थे वो गया तेल लेने सब सर। तो मैं सबसे पहले जो है ना, उमर चीमा हमारे सहाफ़ी हैं, जी 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 जी। और एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है उन्होंने हम्म दी, और मैं उसको यहाँ पे दोहराना चाहूँगा। अब ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लाज़मी होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट। वाह 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 सब्जेक्ट, वाह 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 वाह। कि अब आप स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को अर्ली एजेस में ये समझा दें बतौर सब्जेक्ट, बतौर 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 सिलेबस। बतौर सिलेबस, और इसको बकायदा एक हर बच्चे को तरबियत दी जाए कि आपने झूठ को सच से अलहदा किस तरह करना है। निसाब का हिस्सा हो। आसान है ये काम, जितना आसान आज है पहले कभी नहीं था। नहीं था, अल्लाह अकबर। आपने जब एक खबर आई है झूठी, हम्म। और फोन आपके पास है जो कनेक्टेड है, हाँ और गूगल आपके पास है, तो वो कौन से रिस्पेक्टेड इदारे हैं जहां पे जाके आप, मिसाल के तौर पे गार्डियन, मैंने आपको मिसाल दी जी थी। जी जी जी। अब गार्डियन में ये खबर छपी हम्म कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, मिलिट्री हम्म एस्टैब्लिशमेंट, वो इमरान खान से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही थी इसी इशू को लेके, वो बिल्कुल और थी। वो डिफरेंट गार्डियन ने सिर्फ एक खबर छापी है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई बात नहीं जस्ट थी। वन न्यूज आइटम कि पाकिस्तान की अस्करी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बस एक खबर उन्होंने दी। हम्म। आप देख लीजिए कि कहां से नॉर्थ पोल से और नॉर्थ साउथ पोल की गुफ्तगू जो हुई है, और जो हंगामे हुए, और ये सब कुछ कर कराने के बाद आज कहां खड़े हैं, सेम पॉइंट। वो इंटरेस्टेड नहीं है। सेम पॉइंट। अब उस दर्जनों यूट्यूबर यहां लगे रहे कि वो जी ये हो गया जी, वो हो गया, झूठी खबरें। तो एक तो उमर चीमा साहब की ये कि हर किसी को ये मालूम हो कि गार्डियन जैसा अगर इस तरह की खबर है, अब गार्डियन में मैंने जब से ये खबर पढ़ी है, मुझे किसी की अफवाह पे किसी को सुनने की जरूरत नहीं। हम मुतमईन हो गए हैं कि मुतमईन अच्छा हूं, ये मुझे चीज पता है कि हाँ, ये मैंने गार्डियन में पढ़ लिया, पढ़ तो लिया। ये खत्म होगी बात। हाँ अब इसको मौजू खत्म कर दो। खत्म कर दो। इस तरह से आप स्कूलों को, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों से पढ़ाएं कि ये जो वो रिलायबल रॉयटर्स है। अच्छा, फिर ये कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है। अच्छा, फिर ये कि आपकी जो कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमी, मतलब ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये टिकटॉक पे अवेलेबल है। आप देखिए मिसाल के तौर पे टिकटॉक, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बड़ी फजूल चीज़ है जी, खराब कर दिया, कर दिया, वो कर दिया, विदाउट रियलाइजिंग। और मैं, जो बंदा भी ये मुझे कहता है कि मेरे टिकटॉक पे गलाजत आती है, झूठ आता है, कैसा कैसा गंद पाकिस्तानी कौम में, देखें जी ऐसा ऐसा गंद है यहाँ पे, लोगों टिकटॉक, इस कौम की गलाजत सामने आ गई है, तकरीरें करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि टिकटॉक का सिंपल सा एल्गोरिदम है कि जो आप देखना चाहते हैं वो आपको वो दिखाता रहता है। वो तो खैर, तो उन लोगों को फिर हया करनी चाहिए वो जो कह रहे जितने हैं। लोग ये कंप्लेंटें करते फिर रहे हैं ना कि टिकटॉक ने तबाही कर दी, तबाही कर दी। गलाजत है, उसमें लोग नाचते हैं, ये है वो है, वो और कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ ये तारुफ करवा रहे होते हैं कि मेरी पसंद ये है, मैं ये देखता हूँ। और टिकटॉक को वो कोई सरोकार नहीं है, टिकटॉक को उसने आप क्या देखना उसमें है, देखना है कि सिस्टम आप क्या देखना क्या चाह रहे हैं। देखना चाह रहे जो हैं। आप घटियापन देखना चाह रहे हैं, लचरपन देखना चाह रहे हैं, घटियापन देखना, वो आपको दिखाया चला जाएगा। जिस रील पे आप ज्यादा देर रुके हैं या उसको रिपीट करके देखा है, उसने उसके पैरेलल उसी तरह की रील्स आपको फेंकनी शुरू कर देनी, ये उसकी मजबूरी है। मैं कई उसके दफा सिस्टम का बहनों हिस्सा है। में कोई इस तरह की बात होती है, मैं अपना फोन देता हूँ, मैं कहता हूँ ये रहा मेरा फोन, ये टिकटॉक से है, बराए मेहरबानी मुझे कोई वाहियात चीज निकाल के दिखा दे। यार मैं अपना वो खोलता हूँ, मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आता, वहां से मैं सी स्पैन के या यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज के या ऑक्सफोर्ड के या जो भी मेरा इंटरेस्ट है। आप कहाँ से ये, अच्छा वो कभी को लिंक भेजते हैं तो मैं वो लिंक, मेरे लिए हैरतनाक होता है। अच्छा, इसमें ये भी है। टिकटॉक में ये भी है।
मैं उसको हैरत से देख रहा होता हूँ। हाँ, सो गुजारिश ये है कि और हर बंदे के अपने-अपने यानी जो-जो अपने भी सिस्टम हाँ, हाँ, अपना एक ऐसा वो मिज़ाज है। करे। सो गुजारिश ये है कि एक तो ये लाज़मी होना चाहिए कि हम बताएँ कि रिलायबल सोर्सेज़ कौन से हैं। कौन से हैं? ये तरबियत देनी पड़ेगी, हुँ, ये तरबियत अगर नहीं देंगे, ये ये तबाही का नुस्खा है। देखिए इट्स अ टू दो धारी तलवार है मीडिया हुँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही, और हमने देखा कि हमने अपने ही गले काटे हैं। अपने गले काटे। लेकिन हमने ये भी देखा कि मीडिया के जो इंस्टीट्यूट है सारे का सारा, वो किसके कॉम्प्रोमाइज़ है। किसके हाथों में है? वो एक बिज़नेसमैन के हाथों में है ना सारा। 1-2 मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी लेगेसी लेके चल रहे हैं उसमें। बाकी सारे तो कॉम्प्रोमाइज़ है। बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं जिनका सेकंड बिज़नेस है। हम अक्सर ही इस मौजूद पे बात करते हैं। हम उन इंस्टीट्यूट्स का हिस्सा भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, आप भी रहे हैं। लेकिन वो जो सिचुएशन आती है, उसमें फिर आप ये कैसे साबित करेंगे या ये कोशिश कैसे करेंगे? एक बंदे ने बिज़नेस के लिए इन्फॉर्मेशन का एक इदारा देखिए खोला है। पहले हम एक बुनियादी चीज़ समझ लें कि मीडिया हाउस इज़ लाइक एनी अदर फैक्ट्री, बिज़नेस प्रपोज़ल। तो दुनिया में स्टेट या गवर्नमेंट क्या करती है? वो मार्केट में आलू की कीमत, टमाटर की कीमत, दवाइयों की कीमत, वो एक आदमी जो बना रहा है वो प्रोडक्ट, हुँ, वो उसको नाजायज़ मुनाफ़ा लेने से रोकती है। रोकती है। वो एक रेगुलेट करती हैं पूरा मार्केट सिस्टम है को, रेगुलेट बिल्कुल मार्केट को रेगुलेट करती है ना। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ख़ास तौर पे बनी हुई हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी जितना लूज़ भी सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ भी सरकारी एक अथॉरिटी है। अखराजात होते हैं ना कि जी जी, आलू जी। की सरकारी कीमत ये है, टमाटर की सरकारी कीमत ये है। हुँ, अब आप कहिए हुकूमत का क्या काम है कि वो आलू की कीमत तय कर रही है? तय जो करे। जितने मर्ज़ी के वो अगला बेचे, दूसरा खरीदे, ये आज़ादी खरीद होनी चाहिए। है, मार्केट इकोनॉमी में तो फिर यही होना यही चाहिए होना एकेडमिक, चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं होता। दुनिया में स्टेट होती है जो रोकती है इस काम से और वो आपको प्रॉफ़िट की एक मार्जिन, एक लिमिट मुकर्रर कर देती मुकर्रर है। कर इससे ज़्यादा देती आप लोगों से नहीं ले है। सकते। नहीं ले सकते। यही रेगुलेटर का काम है। बिल्कुल सही। यही रेगुलेटर मीडिया में भी आता है कि यह आपका एक आप ये काम करना चाहते हैं, करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मिसाल के तौर पे अब हमारे यहाँ लॉज़ पैमरा के आपको तो मुझसे ज़्यादा इल्म में है कि आप जो कमर्शियल दिखा सकते हैं हुँ, 1 घंटे के प्रोग्राम में, हाँ जी। जहाँ तक मेरे इल्म में उसकी जो पैमरा की तरफ से जो इजाज़त है, वो रूल जो है, जी। वो गालिबन 12 या 14 मिनट का तो है। मैं हाँ इससे जी। ज़्यादा आप कमर्शियल नहीं दिखा नहीं दिखा सकते, सकते पर आवर। बराबर। हाँ, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ वो भी उड़ता है। वो शायद भी बल्कि होता है। इससे भी कम है, 12-13 मिनट से भी कम और है। उससे भी कम है लेकिन साथ उसके साथ ये भी है कि आपने 24 आवर्स में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एक टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीएसएम्स जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं वो भी ज़रूर दिखाने हैं। ये उसके कवानीन के अंदर है। जी, जी। आज़ान ज़रूर जी, दिखानी जी। कवानीन के अंदर है। अब देखिए ना, अब मैं आपको एक और फिर बार-बार बाहर की मिसालें देने पे मजबूर हूँ कि इतनी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स ये हमारे यहाँ क्यों हैं? सर ए तुसी दसना है। यानी कि ब्रिटेन में 2 हैं, पूरे मुल्क में 2 न्यूज़ चैनल। और दूसरी ये है कि वो मतलब बीबीसी न्यूज़ है, स्काई न्यूज़ है, आईटीवी ने शुरू किया था, बंद करना पड़ा, लॉस हो गया, बंद करना बंद पड़ा। करना पड़ा। आप बीबीसी निकाल लोगों के ने रिलेट ही नहीं किया उससे। नहीं, उसकी व्यूअरशिप नहीं है। आप बीबीसी का प्रोग्राम लगा के देखें, जो लोकल बीबीसी यहाँ वाला नहीं, जो हुँ, उनके अपने बीबीसी के अपने 4 विषय। चैनल, वो आप उसमें आपको वो गार्डनिंग के प्रोग्राम दिखा रहे हैं प्राइम टाइम पे, उसमें वो आपको फार्म्स दिखा रहे हैं, उसमें वो आपको हिस्ट्री का आर्किटेक्चर दिखा रहे हैं, उसमें वो बच्चों की प्रोग्रामिंग दिखा रहे हैं। जैसे मेरे आपके ज़माने में बचपन में जी, पाकिस्तान बिल्कुल टेलीविज़न पलट में होता था, होता था। हमने वो दौर देखा हाँ, है। हाँ, हाँ। हमारे लिए कार्टून लगते थे। हाँ, अच्छा, इंग्लिश सीरीज़ का 7 ओ क्लॉक का स्लॉट होता था। 7 ओ क्लॉक न्यूज़ होती थी न्यूज़ होती थी और उस उसके टाइम। बाद फिर एक इंग्लिश का कुछ सिटकॉम लगता जी, था। जी, जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद एक ड्रामा होता था, तो उसके बाद वो बंद भी होता था। बंद होता था, हमें हाँ। पता होता था कि अब सोने का वक़्त है। हाँ जी, उसके बाद टीवी बंद हो वो गया, हाँ जी, बिल्कुल अब सो फरमाने जाओ, इलाही और उसके बाद उसके बाद सो जाए। खत्म। हाँ। अब मैं और आप लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने बचा के रखा हुआ है किसी हद तक। हमारे हुँ, यहाँ तो मतलब मामला ही नहीं है ना। अब हम एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 35 साल तक के जो लोग बच्चे हैं, जो हुँ, 35 साल तक की जो उम्र है, हुँ। इन लोगों ने सर्कस नहीं देखी। एक बुनियादी हाँ, गाँव की तफरीह गाँव सर्कस, की तफरीह है। वो सर्कस नहीं देखी यार। मतलब है आप फुटबॉल का यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं है। स्पोर्ट्स का कोई मतलब है, फैसिलिटी का कोई कुछ मामला ही नहीं। है ही नहीं। थिएटर होता था, मैं और आप जाके थिएटर बिल्कुल देख किया लिया हुआ मैं करते तो थे। किया हुआ है थिएटर बहुत, आपने भी किया हुआ है। और थिएटर हम किया जाके हुआ मैंने एक इसमें। हमें पता है सेंसरशिप्स हाँ, क्या होती थी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ज़ुबानी फ़िक्रा नहीं क्या कर एथिक्स सकते, होते थे। क्या बिल्कुल, कल्चर होता बिल्कुल, था, बिल्कुल, घटिया बात बिल्कुल, नहीं कर बिल्कुल, सकते, बिल्कुल। घटिया वो नहीं, मतलब है हाँ। फैमिली ने देखना है। मैंने आपने देखा है। और मैं तो किया आपने भी किया, मैंने तो किया भी हुआ है और सबसे काबिल एहतराम जो है वो प्लेटफ़ॉर्म होता था कि यार कि कोई यार फैज़ पाना है, अक्ल की बात कर रही है तो वो थिएटर जाके देखे। आपने वो वक़्त देखा है ना? देखा बिल्कुल यानी देखा सर। थिएटर पे जाने से पहले आर्टिस्ट जो है वो कोई दुआ करता दुआ था, कोई करता लोगों के मुख्तलिफ जी, होते जी, थे, कोई उसमें हाथ लगाता था रिचुअल्स फर्श होता था। हाँ फर्श जी, को हाँ। हाथ लगाता था, अल्लाह से इतना मुकद्दम लोग समझते वज़ू थे। करके जाते थे, इतना परफ़ॉर्म मुकद्दम करने के लिए। मुकद्दस अभी खालिद समझते भट्ट थे। साहब का इंतकाल हो गया जी, है, जी, जी, जी। ये वज़ू करके आते थे, ओए होए यानी होए थिएटर होए के ऊपर होए! चढ़ते। थिएटर के ऊपर।
तो इतना मकाम दे दिया हमने बता। हम्म, अब इनका बच्चों का देखना कि ये जो 20 22 25 30 साल के करोड़ों जो पैदा कर दिए हैं, ना इन्होंने सर्कस देखी है, ना इनको थिएटर का पता है, ना इनको कोई स्पोर्ट्स मिली है, इनको तो पता ही नहीं है कि नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है। इन्होंने देखी है जंगे, गैर मुल्की इनको पता ही कोई नहीं अफगानियों के अलावा। ओए मैंने और आपने तो फिर ये माल रोड पे इंटरनेशनल होटल पे वो गोरों की वेस्टर्नर्स की बसेस आती थी, बस वर्ल्ड टूर जाते पे हैं, वो हाँ जी, हाँ निकलते जी, थे, हाँ जी, और यहाँ पे बसें होती थी और ये लार्ज गार्डन अराकली में गोरे घूम रहे होते थे, घूम रहे चाट खा होते रहे होते जी, थे, घूम रहे बिल्कुल होते थे, बिल्कुल लोग उनसे बिल्कुल। पेशावर जैसे शहर में गोरे घूम रहे होते थे, वेस्टर्नर्स घूम रहे होते थे, कढ़ाइयां खा रहे होते थे, और कोई बदतमीजी नहीं होती थी। इरफान साहब कोई सोच नहीं सकता था कि इनसे बदतमीजी करे। मेहमानों की तरह लोग प्यार करते थे, नॉर्मल लोग फिरते थे। और टूरिज्म और सारा वो अच्छा भला चल अब रहा था। मैंने और आपने देखा ना, अब ये जो बच्चा 30 से 35 साल तक का, इसने को अपने गली मोहल्ले में यानी किसी को देखा नहीं, इनको तो इस कदर आप यूं कहिए कि बंद मुआशरे में हाथ में आ गया फोन। अब वो फोन की जो विंडो खुलती है, वो जाते हैं सीधा लॉस वेगस। ओए 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 ओए। फिर डंकियां लगती हैं, फिर डंकियां लगती फिर हैं। डंकियां लगती आय हाय हैं। मैंने हाय ये हाय हाय। एक डॉक्यूमेंट्री की थी, मैं कभी भूल नहीं सकता। हम्म, मंडी बहाउद्दीन में जाके उन लोगों से मैं कि ये क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डालते हम्म, हो। बाय द वे, डंकी लगाने का मतलब आपके जो जिनको जी जी पता जी नहीं है जी कि जी गैर जी। कानूनी तरीके से यूरोप जाना, यूरोप जाने, रास्तों से स्मगल होना। तो ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ह्यूमन स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग या तो मैंने उससे पूछा कि एक दफा वो वापस आ चुका था आदमी, एंड ही वाज प्लानिंग टू गो अगेन। दोबारा जाना चाह रहा था। तो मैंने उससे कहा कि यार क्या की हो है क्या। गया? तो उसने कहा जी यहाँ का रखा है, वहां पहुंच गए तो गाजी, मारे गए तो शहीद। इस माइंडसेट के साथ। मैं इस बात को 10 12 साल हो गए, मैं उस बात को अब मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। हम्म, यानी पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना उसके नजदीक किस मकाम पे है, है कहां देख रहा है वो कि उसको मौत कबूल है। वो एक दफा जेल काट के आया हुआ है, वापस फिर जा रहा है कि, और वो इस नियत से जा रहा है कि मैं पहुंच गया जर्मनी या इंग्लैंड पहुंच गया तो मैं गाजी हूं, ना पहुंचा तो मैं रास्ते में शहीद हूं। शहीद उसको वो होंगे। शहीद कह रहा है। ये रुतबा होगा। हाउ टेरेबल इज दैट। नहीं, बट where state comes? Does it come or it does not come? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जी हमारे यहाँ जो रूलिंग एलीट जो भी हो, हुकूमत कोई भी हो, जो भी हो, उनका तो लोगों से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये तो एक कॉलोनियल स्टेट थी जो अंग्रेजों ने बनाई थी, और ये आज भी वही है। अ, और ये सारा निज़ाम उनका बनाया हुआ है, और वो ये सारा का सारा निज़ाम वो है जो गुलामों को रखने के लिए होता है। तो मसलन ब्रिटिश पुलिस तो ये नहीं है, हमारे यहाँ पुलिस उन्होंने बनाई है। ये वही बना हाँ, के गए, ब्रिटिश वही पुलिस तो नहीं कवानीन है अभी तक चल रहे हैं। उनको। हाँ, तो ये वो आगे तो पुलिस ये नहीं है ना। तो ये जो पुलिस उन्होंने डिजाइन की थी, ये डिजाइन ही इस, यानी कोई भी जो डिजाइन है वो खला में तैयार नहीं होता। किसी कॉन्सेप्ट को सामने रखेंगे तो आप निजाम डिजाइन करेंगे ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉलोनी रूल करने का है, मास्टर्स जिस तरह रूल करते हैं कॉलोनी, ये वो मॉडल है जिसके जरिए हम पर रूल किया जाता है। तो ये मॉडल कभी बराबरी के लिए था ही नहीं, ये बना ही नहीं है इस काम के लिए। आप देख लेना हमारे जो कवानीन है, कोई 1850 का कोई लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये वो निकाल के देखें, क्यों नहीं होती लेजिस्लेशन। भाई उर्दू को सरकारी जबान बनना था, 1973 के आइन में वादा है कि 10 साल में बना देंगे, 83 में बन जाना चाहिए था, 2024 में हम बैठे हैं। उर्दू को, यानी ये हमारी कौमी मुनाफकत का एक और अरूज है। रोज है। उर्दू कौमी जबान है मेरी, मैंने इसको अपने करीब नहीं आने देना, ना सरकारी, ना अदालत, ना गवर्नमेंट, बिजनेस, कुछ नहीं, कुछ उर्दू नहीं आने देना। नहीं क्योंकि आने उर्दू आ गई तो मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? उर्दू आ गई तो उर्दू तो टूटी फूटी, टांगे वाला भी पढ़ लेता है, टांगे पता नहीं है बोते भी आजकल ये नहीं, लेकिन रक्षा वाला, मेरा मतलब है एक आम आदमी उसमें जो एक आम आदमी है। उर्दू चूंकि वो पढ़ लेता है, तो अगर उसको उर्दू समझ आ गई तो वो जो उसकी जाली अफसरी है, उसमें जो झूठ बोल के घुमाना है आम आदमी को, वो जो एक बैरियर है, जो एक अमीर का क्योंकि और वो एक गरीब का, हाँ, उसमें उसने वो कानून दिखा के डराना है, हाँ उसमें दिहाड़ी लगानी है, लगानी उसके तो है। बड़ा। आपको पता है कि जिसको हम रेनेसां कहते हैं, जर्मनी में जो आया, वो था मार्टिन लूथर। एक तो वो अमेरिका वाला मार्टिन लूथर किंग है ना, वो नहीं, मैं जर्मनी वाला एक और था मार्टिन लूथर। उसने जब ये तहरीक जर्मनी में शुरू हुई, रोशन ख्याली की जिसको तहरीक कहा जाता है, उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी? उसने जो बाइबल थी ना, बाइबल, उसको जर्मन जबान में तर्जुमा कर दिया था। अच्छा, जर्मन्स को बाइबल लैटिन में पढ़ाई जाती थी, उस जबान पढ़ा जिससे हमें कुरान पाक अरबी में पढ़ा वो उनको लैटिन में लैटिन पढ़ाते थे, पढ़ाते और तर्जुमा करने पे सख्त पाबंदी थी। बस सिर्फ आपने जो है जो सिर्फ लैटिन में आपने पढ़नी है। अब जर्मन के समझ साथ आए चाहे ना आए कोई, वो अब उस पे सारी डिपेंडेंस उसकी चर्च पे थी, पादरी पे थी, कि हाँ, पादरी ने जो उसको बताना है, बाइबल वही है, मजहब वही है, और आखिरी हुक्म वही है। हुक्म वही है।
मार्टिन लूथर ने उसका तर्जुमा जब जर्मन ज़बान में किया, आम जर्मन तक वो बाइबल पहुँची, उसने कहा, "ओए! उनको भाई ये क्या हो रहा ये क्या हुआ?" है? ये क्या पढ़ते रहे हम लोग अब तक? तो अब आप इसको मिसाल, अच्छा, आपको पता है कि ये जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, तो जब कम्युनिस्टों की हुकूमत कायम हुई, तो उन्होंने कहा, ऑर्डर दिया कि जी उनको उतना प्रॉब्लम इक़्तिदार छीनने में नहीं हुआ, हाँ, जितनी स्ट्रगल उनको आगे जाके इस बात पे करनी पड़ी कि फ्रेंच जो उनकी सरकारी ज़बान थी, उसकी जगह रशियन ज़बान जो है, इसको हमने अपनाना है। अपनाना वो है। ब्यूरोक्रेसी निज़ाम वहाँ पे सारा खड़ा हो गया, उन्होंने कहा, अब रशियन, गरीबों की ज़बान, किसानों की ज़बान, जो गरीबों की ज़बान, अब हम रशियन, चूँकि वो इनकलाब था, बंदूकें उनके हाथ में बंदूकें, थी। तो उन्होंने फिर इस तरह से फ्रेंच हटवा के रशियन लैंग्वेज को रशियन तैयार किया, और करवाए। आज रशिया की सारी तरक्की आपके सामने है। ये नहीं, एंड सेम गोज़ फॉर चाइना एज़ वेल? इटली, फ्रांस, हर जगह। फ्रांस, हाँ, ह ह जर्मनी हमने जनरली हाँ, ज जी। हमने उर्दू ज़बान को ना करीब आने दिया, ना ही हमने, अच्छा, अब तो खैर वक़्त ही गुज़र गया, अब कर चाहें भी तो हुँ, नहीं कर सकते। वो जो इल्म के ज़खायर हैं, हुँ, उनका इंतकाल तो हो सकता था। हम तर्जुमे तो छाप सकते वो थे, तो हो सकता था, हाँ, वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। क्योंकि वो भी अपनी शान जाती है। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारा कुछ ये इसका मतलब है ये एक बबल है जो अपने हिसाब से इक़्तिदार के ऐवान जो है वो अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करते हैं और जो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल। करते हैं एंड जिससे अब पता चल रहा है कि इट नेवर एग्जिस्ट्स या इट हैज टू बी असल में ना रीडिफाइंड एंड इट इज कॉन्टिन्यूअसली इट जी, हैज टू बी असल में रिफाइंड जब हम अगेन एक अगेन टर्म का इस्तेमाल करते हैं ना, यही तो फंस रहे तो हैं हम वो ना इसमें टर्म जो है वो बेसिकली फिर सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, वो टर्म जो है वो अपने साथ पूरा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेके खड़ी हो पूरा जाती है। पूरा हाँ जो वजन लेके आती तो हम जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये बोलते हैं, तो उसके साथ एक पूरी तारीख है बुनियादी तौर पे जो खड़ी हो हाँ जाती है, लेकिन वो तारीख मगरिब की है, यहाँ की नहीं है। और उसमें भी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं हाँ, साथ जो वो उसमें एक बिल्कुल अलग चीज है। सिर्फ ये हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको उन्हीं से सीख के कहेंगे ना, तो दोबारा से मैं वापस ये गुजारिश करूंगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। नहीं होता फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब प्रोपेगेंडा नहीं होता, फेक न्यूज़ नहीं फेक होता न्यूज़ नहीं होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि मैं अपनी तहकीक या अपनी जो भी है मेरे पास एक्सक्लूसिव, वो मैं एक चीज़ सामने लेकर आता हूँ जो आइन और कानून के अंदर है, और हम्म, वो ताकतवर के खिलाफ है, तो हम्म। बिल्कुल ठीक। तो इसको फिर हम मतलब इसको आगे कोई चीज़ कोई चल नहीं सकती ये क्योंकि जिस किस्म का माशरा आपने अभी यहाँ पे पूरा डिफाइन किया है जिस तरह के लोग हैं जिस तरह के उनका इंटेलेक्ट लेवल है जिस तरह की उनकी एजुकेशनल रिलीजियस और सारी अप्रोच है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको यहाँ पे उसका तो फ्रीडम ऑफ उसका स्पीच तबाही का नुस्खा है। तबाही का नुस्खा है उसमें क्योंकि वो हर कोई कहता है कि मैं ही सच हूँ और फ्रीडम ऑफ अब स्पीच देख रहे हैं मुझे मसाजिद के चाहिए लाउड स्पीकर्स पे जो कुछ कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे चाहिए आपके खिलाफ आप मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे ये ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये कि बिल्कुल। मैं आपके बारे में जो मर्जी कह लूं लेकिन आपको इख्तियार नहीं होगा कि आप भी उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुजाहरा करें बिल्कुल। तो ये जो है ये तो बड़ा जबरदस्त किस्म का नुस्खा है इस पे तो और मेरा ख्याल है ये एक पूरा फोरम होना चाहिए उन लोगों के लेकिन बारे में कंक्लूजन हमेशा इरफान जो साहब सर एक ही ड्रॉ होगा, सर रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इसका इलाज क्या है? रूल ऑफ तो सर लॉ हैज टू बी स्ट्रांग ना एंड हाँ, लॉ हैज टू बी फ्लॉलेस ना वो भी तो सारी चीजें इसके साथ ही आती हैं ना बहुत शुक्रिया नाइट साहब आपके साथ दोबारा गप लगाएंगे क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चंस ये दोबारा जब हम सुनेंगे तो उसके बाद बहुत से सवाल दोबारा आएंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ भी कोई समझ नहीं आई पल्ले नहीं पड़ रही एक वो बड़ा सिंपल सा एक जो नुस्खा है कि बहुत पहले हम लोग जब जाते थे किसी बस में बैठ के तो कहा जाता था कि उसके ऊपर लिखा होता था सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे तो ये जो है ये लॉ इस किस्म का है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या ना हो आपने अपने इखलाक की अपने किरदार की अपनी तहजीब की आपने खुद हिफाजत करनी है वो किसी कानून या किसी के तहत जो है वो लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद